आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे कि जोसेफ मैथ्सनी और कॉन्ट कैमिलो द कैविड से आप लोग का क्वेश्चन 2023 में पूछा जाएगा 3 नंबर के प्रश्न में आप लोग का आ सकता है। तो जोसेफ मैथ्सनी जो है ये 2024 में पूछ लिया गया है। तो 2025 में आप लोग का कॉन्ट कैमिलो द कैविड के बारे में बहुत ज़्यादा प्रतिशत है कि ये आप लोग का आएगा। 2025 में बहुत ज़्यादा चांस है कि कॉन्ट कैमिलो द कैविड के बारे में आएगा। तो आप लोग पिछले वीडियो में समझा दिए दोनों को, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा और समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो अपना तरीका से पढ़ के बैठा लीजिए दिमाग में और जाके एग्ज़ाम में लिख दीजिए। एकदम एग्ज़ाम को बढ़िया से भर के आइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वही सब क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब। 6 नंबर क्वेश्चन देखें तो बोला है, मरियाना और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था? बोला मरियाना और जर्मेनिया कौन था और उन्हें चित्रित किया गया था, तो उनका क्या महत्व था जिनके कारण उनको चित्रित किया गया? तो इसका आंसर में देखिए तो बोला है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया गया। मतलब बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था, फ्रांसीसी क्रांति कब हो रहा था? 14 जुलाई 1789 में। आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। 14 जुलाई 1789 के दौरान जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था, तो वहाँ के कलाकारों, तो वहाँ के जो कलाकार थे, चित्रकार थे, तो कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचार को व्यक्त करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। क्या? स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए, सभी लोगों को बताने के लिए नारी रूपकों को जागरूक करने के लिए प्रयोग किया। आगे देखकर बोला, फ्रांस में उससे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्रता के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दर्शाया गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक पे लगाई गई। मरियाना की छवि को सिक्के और डाक टिकटों पर अंकित की गई, ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आते रहे। मतलब बोला यहाँ पे, फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्रता के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दर्शाया गया, मतलब दिखाया गया। और उनकी प्रतिमाएं, मतलब जो मरियाना की जो मूर्ति था, प्रतिमाएं, उसको सार्वजनिक भीड़ भाड़ वाले इलाके पे, सार्वजनिक चौक पे लगाई गई। उस चौक पे लगाया गया ताकि लोगों को बार बार याद आते रहे, लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना जागरूक रहे, इसलिए उसे सार्वजनिक चौक पे लगाया गया। और बोला है, लगाई गई। मरियाना की छवि को सिक्के और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई, क्योंकि सिक्के में रहेगा तो लोग अधिकतर हमेशा प्रत्येक दिन सिक्के का प्रयोग करते थे, जिससे लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना जागरूक रहे। तो इसलिए सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई, लोगों की एकता की, राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक की उन लोगों को याद आने के लिए सिक्कों पर मरियाना का छवि बनाया गया और सार्वजनिक चौक पे उनका प्रतिमाएं लगाई गई, मतलब मूर्ति लगाए गए, बनाए गए। अब आगे देखें तो यहाँ पर बोला है, इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया ब्लूत वृक्ष के पत्ते का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मेनिया ब्लूत वीरता का प्रतीक है। मतलब आप लोग मरियाना वाला समझ गए थे, तो मरियाना कहाँ लगाया गया था? फ्रांस में लगाया गया था। लोगों को जागरूक रखने के लिए मरियाना रूपक का प्रयोग किया गया था, जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागरूक रहे। तो इसलिए फ्रांस में मरियाना रूपक का प्रयोग किया गया था और जर्मनी में जर्मेनिया रूपक का प्रयोग किया गया था। तो बोला,
इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया जो था जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया वलूत वृक्ष के पत्ते का मुकुट पहनते थे। मतलब जर्मेनिया जो था वो वलूत वृक्ष के पत्ते का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन वलूत वृक्ष का वलूत वीरता का प्रतीक मतलब बोला है। वलूत वृक्ष जो है ने उसका वलूत वृक्ष जो है वीरता का प्रतीक है, इसलिए वलूत वृक्ष जो होता है ना वलूत वृक्ष उसका मुकुट पहनती है और जर्मेनिया को मुकुट पहनाया जाता है। उसी प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार फ्रांस में था मरियाना रूपक, उसी प्रकार जर्मन में है जर्मेनिया रूपक, जो लोगों की राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक रखें। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। 5 टॉपिक आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत हो जाएगा आप लोग के लिए। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। बोला है बाल्कन प्रदेश में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। मतलब बोला है क्वेश्चन में बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रीय तनाव क्यों पनपा। मतलब बोला है बाल्कन जो क्षेत्र था प्रदेश था वहाँ पे लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना मतलब देश के प्रति लगाव क्यों बढ़ा। तो वहाँ बाल्कन प्रदेश में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। मतलब बाल्कन प्रदेश में अलग अलग जाति के लोग रहते थे। दूसरा टॉपिक देखे तो बोला बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के अधीन था जो अपने पतन के कगार पर था। मतलब बोला है बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के अधीन था, मतलब उसके इलाके में था जो अपने पतन मतलब ख़त्म होने के कगार पे था। तीसरा पॉइंट देखे तो बोला स्लोव बाल्कन के जातीय समूह उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, अतः ये सभी जातीय समूह राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। मतलब बोला यहाँ पे स्लो बाल्कन के जातीय समूह मतलब बाल्कन के जो जातीय समूह थे उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मतलब उनके जो उदारवादी और राष्ट्रवादी का जो विचार था न उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, अतः वे सभी जातीय सामूहिक राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। वे जो थे राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के प्रेम के बिना प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, जिसके कारण राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। 3 पॉइंट हम लोग देखें। चौथा और 5वां पॉइंट देखें तो बोला बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। मतलब बोला बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को मिलाना चाहता था, अपने से ज़्यादा इलाका को अपने आप में शामिल करना चाहता था। चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट देखकर बोला रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ऑस्ट्रिया होगा तो ऑस्ट्रो दे दिया। हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र पर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। मतलब बोला हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों को पकड़ को कमज़ोर करके अपने प्रभाव जमाना। मतलब हंगरी जो था वो बाल्कन का जो सभी शक्तियाँ था ने वे सभी को पकड़ कर कमज़ोर करके बाल्कन क्षेत्र को उनको कमज़ोर करके क्षेत्र पर अपना जो हंगरी था अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। 5वां पॉइंट यही बोला तो आप लोग समझ लेंगे 4-5 टॉपिक पॉइंट, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें।
जर्मनी का प्रक्रिया ये नहीं आ सकता आप लोग का, जर्मनी का एकीकरण ये 2024 में पूछा गया है। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है 2025 के दृष्टिकोण से, क्लास 10 के लिए 5 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बार पूछा जाएगा 2025 में, बहुत ज़्यादा चांस। पहले इसका उत्तर देखें तो बोला है इटली एकीकरण में विक्टर इमैनुएल द्वितीय वित्त मंत्री प्रमुख और वित्त मंत्री प्रमुख काउल गैरिबोल्डी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। क्यों? इन्हीं के प्रयास से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। मतलब बोला है इटली के एकीकरण में विक्टर इमैनुएल द्वितीय प्रमुख मंत्री और कॉन्ट कैमिलो द काबूर और गैरिबोल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्यों? इन्हीं के प्रयोगों से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। तब हम लोग समझते हैं इटली का एकीकरण की प्रक्रिया को। पहला पॉइंट देखे बोला इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। मतलब बोला इटली जो था अनेक वंशानुगत राज्य में बटा हुआ था, राष्ट्रीय साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं शताब्दी में जो था इटली जो था कितने 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने याद रखिएगा आप लोग। 19वीं शताब्दी में इटली 19वीं सदी में 7 राज्यों में बटा हुआ था। युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डिनिया पिगमाउंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी गई। मतलब युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने के लिए जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? तो सर्डिनिया पिगमाउंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी गई थी। तीसरा पॉइंट, शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने यह जिम्मेदारी सर्डिनिया पिगमाउंट के प्रमुख मंत्री काबूर को दे दी। मंत्री प्रमुख काबूर ने इटली की प्रदेशों के एकीकरण करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया और काबूर ने फ्रांस में सर्डिनिया पिगमाउंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि और फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। और गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या वाले स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1807 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हराने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल हुआ। तो आप लोग 5 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए याद रखिएगा। काबूर ने फ्रांस में सर्डिनिया पिगमाउंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि में और फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ, जिसके कारण एकीकरण में बहुत ज़्यादा बाध नहीं हुआ। और गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या के सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और 1807 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य से प्रवेश कराए गए और स्पेनी शासकों ने हटने के लिए स्थानीय किसानों को समर्थन पाने में सफल रहे। इस प्रकार इटली की एकीकरण पूरा हो गया और 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, या आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इटली का एकीकरण 1861 में पूरा हो गया था और एकीकरण होने के बाद वहाँ का इटली का शासन कौन बना था? तो वहाँ का शासन बनना था
विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। आप लोग समझ गए होंगे। तीसरे नंबर भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं है। 15 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग का पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। बहुत ज़्यादा संभावना आप लोग का इस पर 2025 में इससे आने का।